ओके स्टार्ट। ओके, तो नारायणा हृदयालय लिमिटेड आज का नारायणा हृदयालय हृदयालय नारायण नारायण मीन्स नारायण भगवान एंड हृदयालय हृदय हृदय नाम वर्ड सुना? हाँ। हृदय क्या होता है? दिल हार्ट। हाँ। तो हार्ट से हृदय इन्होंने लिखा नारायण हृदयालय मतलब हृदय से रिलेटेड। तो हृदयालय इज अ संस्कृत वर्ड ओके to say to a heart, तो it's a heart specialist hospital। यहाँ पे मैं एक अंदर से रोक नहीं पा रहा। अरे तो एक वो पंच लाइन दे रहा हूँ, पंच दे रहा हूँ, नॉट पंच लाइन, पंच दे रहा हूँ कि हमें कंपनी का नाम नहीं बोल पा रहे हैं। इन फ्यूचर कभी भी ऐसे अटको, जैसे हम स्पेलिंग में अटकते हैं तो हम क्या करते हैं, वो स्पेल या तो स्पेल चेक चलाते हैं वर्ड पर या गूगल पर वो वर्ड डाल देते हैं, गूगल वो सही वर्ड दे देता है। क्योंकि जब आपको पूरा कैपिटल में टाइप हो रहा है तब तो स्पेल चेक नहीं चलता। तो समटाइम्स मैनी वर्ड्स के लिए हम सीधा गूगल पे लिख देते हैं, वो स्पेलिंग दिखाएगा, हम उसको कॉपी कर देते हैं। ठीक है, सेम वे गूगल पे आप जो वर्ड आपसे प्रोनाउंस नहीं हो रहा, तो जैसे नारायण हृदयालय, उसकी प्रोनाउंसिएशन लैपटॉप पे ऑन कर दो और सिर्फ वो वर्ड डाल दो एंड लाइक प्रोनाउंस नारायण हृदयालय, तो वो बोल भी देगी। हाँ, मैं तो मतलब बिल्कुल वो वर्ड का वो कर रही थी ना कि हृदयालय। हाँ, हृदयालय। हाँ। तो हृदयालय तो मतलब वो पहले बड़ा, जब आपने स्टार्ट किया तो बड़ा खराब था, बट कोई भी वर्ड का अगर प्रोनाउंसिएशन समझ ना आए तो गूगल कर दो और वो फिर बोल के बता देगी कैसे। हाँ, कैसे उसका राइट प्रोनाउंसिएशन है। चलो तो नारायणा हृदयालय इज अ फ्लैगशिप कंपनी ऑफ द ग्रुप। जो ये पूरा नारायणा हृदयालय का ग्रुप है उसका NHL इज अ फ्लैगशिप कंपनी। इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन जुलाई 2000। तो 2000 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई थी विद इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इन बैंगलोर। हाँ 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 हाँ, उसका मिल गया, ठीक है, चलेगा। ओके। तो इसका रजिस्टर्ड ऑफिस बैंगलोर में है एंड द ग्रुप वाज रीब्रांडेड एज नारायणा हेल्थ इन 2013। उसके अलावा इट हैज़ अ नेटवर्क ऑफ मल्टी स्पेशलिटी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल स्प्रेड अक्रॉस मल्टीपल लोकेशंस। तो जैसे आपने बताया कि एज अ नेम सजेस्ट कि ये हार्ट और कार्डियक सर्जरीज, हार्ट सर्जरीज का स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। तो इसकी हिस्ट्री कुछ ऐसे है कि जो इनका चेयरमैन है देवी शेट्टी, तो ये देवी शेट्टी की थोड़ी हिस्ट्री में चलते हैं कि 1989 में डॉक्टर शेट्टी जॉइंड बिरला हार्ट रिसर्च फाउंडेशन इन कैलकाटा। ही रियलाइज्ड दैट इंडिया हैज़ अ लॉट ऑफ वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल्स, पर वो पुअर्स के लिए बहुत अनअफोर्डेबल है। मतलब जितना भी सर्जरीज है हार्ट की, वो पुअर पीपल अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ही को फाउंडेड एशिया हार्ट फाउंडेशन एंड लेटर प्रमोटेड रविंद्रनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियक साइंसेस with 1 bed heart hospitals and 3 OTs। तो बेसिकली ये जो डॉक्टर शेट्टी थे ये पर्सनल कार्डियक सर्जन थे मदर टेरेसा के भी, और इन्हें इसीलिए कहा जाता है द हेनरी। सीरियसली मदर टेरेसा के वो थे, मतलब पर्सनल। हाँ, यहाँ पे मैं 2-3 चीज़ें ऐड कर देता हूँ। जैसे जितने भी हाई क्लास सेलिब्रिटी से लेकर मदर टेरेसा, क्योंकि इंटरनेशनल फेम की लेडी हो गई, ऐसे ही प्रेसिडेंट, ऐसे ही हर कंट्री के प्रेसिडेंट। हमारे इंडिया के कई सारे डॉक्टर्स हैं, जैसे कि डॉक्टर नरेश त्रेहान फ्रॉम वेदांता, अर्लियर फ्रॉम एस्कॉट्स, वो भी USA के हार्ट सर्जन की कभी हार्ट का कोई भी हार्ट या हार्ट से रिलेटेड इशू आया तो डॉक्टर नरेश त्रेहान हैज़ टू फ्लाई, उसकी पेमेंट मिलती है ऑब्वियसली, उनको बांध रखा है तो एनुअल AMC की तरह AMC मिलती है, बट ही हैज़ टू फ्लाई टू US इमीडिएटली जब भी कॉल आ जाए। तो हमारे इंडिया के कई सारे डॉक्टर्स हैं जो US प्रेसिडेंट के डॉक्टर्स हैं। ऐसे ही पीछे में मिला था जो मेरा वो
टीथ के डॉक्टर हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। और ऐसा नहीं है कोई बहुत हाई चार्ज, मतलब जो नॉर्मल 1500-2000 की, मतलब जो 1000 से ऊपर वाली रेंज है, तो 1500-2000 स्पेशलिस्ट या एम्स से पढ़े हुए डॉक्टर वो 1500-2000 की पर विजिट रेंज के होते हैं, तो वो अप्रोचेबल है। ऐसा नहीं था पीतमपुरा में एक स्लीप स्पेशलिस्ट है जो 10,000 में विजिट भी लेता है, वो ऐसा भी है बेकार, क्योंकि उसने मेरी मतलब दर्जा वाले बंदे की बता रहा हूँ मेरी फ्रेंड की वाइफ का वो ट्रीटमेंट कर दिया ईयरफॉल का होम्योपैथिक एंड एलोपैथी में, उसका परमानेंट इलाज खत्म हो गया। मतलब स्किन में इंजेक्शन लगा दिए हेड में और वो परमानेंट इलाज खत्म हो गया ईयरफॉल। अब गिरेंगे तो गिरेंगे, गंजा होना है तो होने हाँ, वो मतलब ट्रीटेबल ही नहीं है, ट्रीटेबल ही नहीं है। ऐसे ही शेट्टी का आपने बताया कि मदर टेरेसा के हैं, तो समझ में आ गया कि क्या उनकी रेंज है डॉक्टर की। नंबर 2 आई वांट टू से कि नारायण हरदुल्ले, जैसा आप बताओगे मुझे नहीं पता ज़्यादा, मेरे को जब लिस्टेड हुई कंपनी तब नाम सुना, बट जैसे हमारा दिल्ली में बेस्ट ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल, जैसे सरकारी में एम्स, प्राइवेट में अपोलो, जो आश्रम चौक से आती है फ्रेंड्स कॉलोनी, हम वहाँ बोलते हैं उसको क्या है, ये अगर नाम भी क्लिक नहीं करना, तो अपोलो आश्रम। ऐसे ही अपोलो आश्रम बच्चा है, पापा है, अपोलो चेन्नई है, शेयर का रेट है 4,500, अपोलो इंद्रप्रस्थ का रेट है 80 रुपये, उसका 4,500-5,000 रेट है। तो कुछ तो स्टैंडर्ड हो, क्या लेवल ऑफ स्टैंडर्ड होगा मैं आपको कर सकता हूँ। नारायण हृदय ब्रांड इज लाइक अपोलो, तो वो उस रेंज तो फिर समटाइम पीपल से ना कौन सी कंपनी है, कौन सा हॉस्पिटल है, हमने सुना ही नहीं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में हॉस्पिटल कम है या शायद नहीं है, मुझे नहीं पता है, लेकिन लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना नहीं कि हाँ नाम ब्रांड एज अ ब्रांड, बट इट इज अ ब्रांड जस्ट लाइक अपोलो, एस्कॉर्ट्स, फोर्टिस और मैक्स तो प्राइवेट में बहुत हल्का काम करते हैं, बट अपोलो एंड एस्कॉर्ट्स एंड जो एस्कॉर्ट्स और रानी या गंगाराम, दीज आर प्राइवेट में बेस्ट ऑफ द क्रीम जहाँ है, तो ये नारायण हृदय उस रेंज का हॉस्पिटल है। तो ये जो डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी है, हैज बीन गिवन द टाइटल ऑफ हेनरी फोर्ड ऑफ हार्ट सर्जरी, और मतलब क्योंकि एक तो मदर ये जिंदा है या जा चुकी है? जिंदा है। ओके। तो in 2001 with the help of his father-in-law he found this hospital. तो डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी की भी मतलब यही कहानी है कि उनकी बचपन में मदर को की डेथ हुई थी कार्डियक अरेस्ट से, और एट दैट टाइम भी उनको लगता था कि ये जो हार्ट सर्जरीज है ये बहुत ही ज़्यादा क्योंकि महंगी है तो अफोर्डेबल नहीं होती है। तो इस हॉस्पिटल का जब इन्होंने ये नारायण हृदय फाउंड किया, तो इस हॉस्पिटल का मेन एम था, इनका मेन पर्पस था कि हमें लो कॉस्ट पे अच्छी क्वालिटी की सर्जरीज मतलब हार्ट सर्जरीज प्रोवाइड करनी है। अगर हम आज की बात करें तो ये हर स्पेशलिटी में, ऐसा नहीं कि सिर्फ हार्ट का ही वो है हॉस्पिटल है कि स्पेशलाइज इन हार्ट है, इसमें अब हर तरह की अदर स्पेशलिटीज अपार्ट फ्रॉम कार्डियोलॉजी लाइक कैंसर केयर, कैंसर से रिलेटेड ऑल द कीमोथेरेपीज, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, ऑर्थोपेडिक, ये सब भी अब मतलब ऑब्वियसली एज एक हॉस्पिटल में हर चीज़ की स्पेशलिटी मिलेगी, बट जो ये इसकी नींव थी, फाउंडेशन थी, वो इस पे बेस थी कि हाँ कार्डियक सर्जरीज, बाईपास सर्जरीज जो की होती है, जैसे एक एंजियोप्लास्टी होती है और एक बाईपास होती है। तो बाईपास लोगों को बहुत, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो बाईपास सर्जरी में 30 से 40 लाख का खर्चा आता था, अगर जैसे यूएस से कंपेयर करें। हाँ, यूएस से कंपेयर नहीं, 40 लाख भी बहुत कम था, 2 करोड़ है वहाँ, 50 लाख में तो बेबी डिलीवर होता है यूएस से कंपेयर करो तो। यहाँ पर अच्छे प्राइवेट नर्सिंग होम में नॉर्मल डिलीवरी इज 30 से 40 हज़ार, सर्जेरियन इज
50 to 60,000। अगर यहीं पे आप नॉर्मल हॉस्पिटल में जाइए मैक्स 40 तो नॉर्मल डिलीवरी 60 to 70,000 एंड सिजेरियन इज 1 लाख के आसपास, ठीक है। यूएस में ये जो अगर मैं मैक्स 40 से कंपेयर करूँ 1 लाख का जो 3 दिन रहना होता है 3 से 4 दिन, तो 1 लाख का खर्चा वहाँ मेरे कई क्लाइंटों से मेरी बात हुई तो मैंने तो नहीं कराया ऑब्वियसली, बट मैं तो क्लाइंट से ही पूछूंगा तो 55 लाख 60 लाख 70 लाख तो डिलीवरी है। एंड एक बंदे की बाईपास जो मेरे को नहीं पता एग्जैक्टली अब सबका ये हाल है, एक बंदा है डायरेक्टर एसएमसी सिक्योरिटीज का डायरेक्टर, उस वो क्योंकि बड़े सर उसको जानते हैं, मेरे पापा उसको जानते हैं, तो उसका बाईपास का खर्चा आया था 5 करोड़ यूएस से। सो इसीलिए आउट ऑफ इंडिया कभी भी ट्रैवल करो तो ट्रैवल इंश्योरेंस लेना इज अ मस्ट, क्योंकि यू नेवर नोज आपके साथ क्या कलेश होगा, मतलब तो ऊपर वाले ने लेके भेजा है। तो अगर वहाँ का 5 करोड़ है तो इसने, अब ये बताओ मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ पर डिलीवरी यूएसए की अगर बात करें तो यूएसए मतलब पूरा यूएसए ऑल सिटीज, तो 50 लाख से नीचे डिलीवरी नहीं होती, विच इज़ अ मिनटों का घंटों का जॉब। सो बाईपास तो इतना क्रिटिकल हो गया, तो वो अच्छा उसका रीज़न भी है। यहाँ पर एक डॉक्टर बन जाता है 18 के बाद 22 की एज में एमबीबीएस, वहाँ पर डॉक्टरी प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिलता है आफ्टर द एज ऑफ 32, तो वो 10 साल भी आप अपनी खर्चे पे पढ़ाई करते रहते हो। देयरफॉर डॉक्टर की फीस इज हाई, इतनी हाई कि हॉस्पिटल का कॉस्ट बढ़ जाता है। इस वजह से ये 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ हम वहाँ सुनते हैं, ऐसा नहीं है। और इसीलिए वहाँ 6-6 महीने की वेटिंग है। क्यों? इंडिया चाइना वगैरह से वो पढ़े लिखे इतने ज़्यादा डॉक्टर अपने यहाँ घुसा नहीं सकते, बिकॉज उनको अपनी पॉपुलेशन पे कंट्रोल रखना है कि एक कंट्री का आदमी हमारे यहाँ पर ओवर पावर ना करे। जैसे कि दुबई में हुआ, उनकी पॉपुलेशन सिर्फ 8% है एंड 92% आर आउटसाइडर्स। सो ये कुछ चीज़ें हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर शेट्टी के मतलब हिस्ट्री के बारे में हमने थोड़ी बात कर ली कि हाउ ही फाउंडेड दी हॉस्पिटल। लेकिन अभी ये बताया इन्होंने कॉस्ट क्या कम करी, मतलब यहाँ पे किस कॉस्ट में लाया? तो यहाँ पर एवरेज अगर इंडिया की बात करें सभी हॉस्पिटल्स की, तो हार्ट सर्जरीज का रेट है 2 से 3 लाख, और नारायणा मतलब NHL का जो रेट है एवरेज कॉस्ट पड़ती है विद इन 1 लाख, लाइक विद इन 1 लाख बाईपास की। मेदांता गुड़गांव चार्जेस बाईपास का विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन 8 to 10 lakhs। नहीं, मैंने एवरेज जो मतलब मैंने जो पढ़ा वो 2 से 3 लाख, वो 2 से 3 लाख है। लेकिन उसके अलावा जो 15 दिन वहाँ रह रहे हैं हॉस्पिटल में, 2 से 3 लाख तो ऑपरेशन की कॉस्ट है। 15 दिन अगर आप हॉस्पिटल के 5 स्टार होटल में रह रहे हो, उसके बाद वो जो आपको ज़बरदस्ती टेस्ट पे टेस्ट करा देंगे और इतनी दवाइयाँ खिलाएंगे। मेदांता की बात बताता हूँ, जो मेरा फ्रेंड मैंने आपको बताया निखिलेश्वर आप गुप्ता है AC में जो रहते हैं, उनके फादर के फ्रेंड हैं AC में रहते हैं, नरेश तिरहान के एनेस्थीसिया डॉक्टर एनेस्थीसिया है। उन्होंने उनका 15 दिन का स्टे इंक्लूडिंग एवरीथिंग 2.5 लाख में करा दिया। ये क्योंकि वो नरेश तिरहान का टीम मेंबर है। इसी और टीम मेंबर कौन? एनेस्थीसिया डॉक्टर को मैं ऐसे बोलता हूँ, मेरी बहन एनेस्थीसिया डॉक्टर है, जो सबसे पहले OT में घुसता है और सबसे लास्ट OT से निकलता है। तो हम सोचते हैं जैसे आए सुबह आगे लिखा तो दिया, बट सबसे पहले घुसता है, सबसे लास्ट निकलता है। ब्लड प्रेशर और ब्लड का फ्लो, कोई सा भी ऑपरेशन हो सिर्फ एनेस्थीसिया से कंट्रोल होता है, किसी चीज़ से कंट्रोल नहीं होता। तो अगर हार्ट पंप कर रहा है तो एनेस्थीसिया वाले तो उसका ब्लड कंट्रोल करेगा। मतलब ब्लड कंट्रोल कैसे होगा? क्योंकि अब जब हार्ट निकाला, बाईपास का मतलब हुआ पैर में से नस लेकर यहाँ पर जो हमारी 3 नसें होती हैं उसमें से एक नस का हम बाईपास बनाते हैं। जैसे शहर का बाईपास होता है ना, एक हाईवे, तो यहाँ पर ना जो 3 आर्टरी से खून जा रहा होता है, 3 वेन से गंदा खून अंदर जा रहा होता है और 3 आर्टरी से अच्छा खून बाहर आ रहा है।
वो 3 में से तीनों ब्लॉक होंगी या एक होगी या क्या होगा वो तो टाइम विल टेल, हर बंदे का अलग होता है। बट भगवान ने हमारे उल्टे पैर में एक गोडे से लेकर और ये हमारी क्या बोलेंगे इसको, एंकल, हमारी नी से एंकल तक एक नस डाल रखी है जो स्पेयर है, उसका कोई यूज नहीं है बॉडी में। मतलब भगवान ने क्यों डाल रखी है वो वही जाने, उसी नस को निकाल कर बाईपास बनाया जाता है। अब वो क्यों है वहां पर, फंक्शनल है, और फंक्शन मतलब उसमें खून जा रहा है बट उसका कोई काम नहीं है बॉडी में, बट भगवान ने पहले से ही एक स्पेयर पार्ट रख कर भेजा है, उस नस से ही यहाँ का बाईपास बनता है। क्योंकि मैंने उन पेशेंट्स होते हैं उनका, अच्छा बाईपास, क्योंकि हम बाईपास की बात कर रहे हैं तो जस्ट फॉर नॉलेज बता दूँ, बाईपास और ओपन हार्ट सर्जरी दोनों केसेस में हार्ट को बाहर निकाला जाता है। तो हार्ट कहाँ है, हमारी रिब्स के पीछे, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग इतनी स्टडी नहीं करते, बट मैं क्योंकि पापा बीमार रहते हैं, अंकल्स तो मैं स्टडी करता तो अब रिब्स के पीछे कैसे जाए हम, अब भगवान ने रिब्स क्यों लगाई, हार्ट और लंग्स और उसी के पीछे किडनीज, उनका उन्होंने पहले से ये कवच दे दिया, तो ऐसे हो गया हमारा कवच, ठीक है। अब इस कवच के अंदर जाना कैसे जाएंगे, इतना बड़ा हार्ट निकालेंगे, सोचो, कवच तोड़ना पड़ेगा, हाँ तोड़ते हैं, हाँ 2 से 3 रिब्स तोड़ते हैं हथौड़ी से या आरी से काटते हैं, तो वो तो दोबारा जुड़ेंगे ओटी के अंदर, हाँ वो जुड़ जाते, क्योंकि जैसे पैर की हड्डी टूटी तो पैर की हड्डी तो जुड़ेगी ना जी, तो वो हथौड़ी से तोड़कर हार्ट को, मतलब जैसे यहाँ पे 7 लेयर स्किन होती है, 7 लेयर स्किन को काट के वो अंदर पहुँचते हैं रिब्स तक, फिर रिब्स को काट के उसके पीछे और स्किन की लेयर है हार्ट को प्रोटेक्ट करने, वो सब काटने फाटने के बाद, हड्डियाँ तोड़ने के बाद, लिटरली हड्डियाँ टूटती, इसलिए कभी हम आपने शायद कभी बाईपास या ओपन हार्ट सर्जरी के पेशेंट्स नहीं देखोगे, मतलब मैं जाते ही रहता हूँ, तो कभी आगे नोटिस करना, जब किसी भी पेशेंट को देखोगे ना, उसने यहाँ पे छाती में ना एक बेल्ट बांध रखी होगी, यहाँ पे ना वेट लगा, वो वेट आपकी रिब्स को जोड़ रहा है कि गलती से कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, मतलब मैं ही आपसे टकराया है, रिब्स तो टूटी पड़ी है, पता चला हार्ट का ही काम करती है। 1 से 1.5 महीना 2 महीना वो प्लेट लगती है यहाँ पर छाती पे, प्लेट रिब्स को बचाने के लिए, भी टक्कर हो जाए, बंदा गिर जाए, कुछ भी, गाड़ी का दरवाजा ही मैंने खोल दिया, वही छाती पे लग जाए, कुछ भी हो सकता है। मैं एकदम से यूँ घूमा और मानो पापा मेरे साथ खड़े हैं, मैं घूमा और मेरी कोनी लग गई, मेरा कंधा लग गया, तो ये है बाईपास की आगे पीछे की चीज़ें, चलो अब आगे चलते हैं। बट ये मैंने सिर्फ इसलिए शेयर करी कि कैमरा पे भी जो भी हमारी टीम में से देखे उसको ऑन रिकॉर्ड हार्ट और हम कितनी इम्पोर्टेंट एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं ये पता होना चाहिए। एक और चीज़ मैं बताता हूँ, मैं अभी लद्दाख गया तो लद्दाख में मैंने मतलब मेरे को टैक्सी ड्राइवर ने एक बात बताई, मैं उस तक आ रहा हूँ, तो मैंने ना खारदुंगला पे रुक कर मैंने कहा भैया मैं टैक्सी रोकना, मैं हाँ क्या हो, मैं मेरे को ताजी गिरी में बर्फ़ दिख रही है, तो बिल्कुल एकदम भुरभुरी थी रुई जैसी, तो मैं ना सोचो -25 पे मैंने वो बर्फ़ उठा के खाई, मेरे को देख रहा, मैंने कहा सोच रहे होगे ना मैंने बर्फ़ क्यों खाई है, तो मैं ड्राइवर को बोला, मैंने हाँ भैया बर्फ़ कौन खाता है, मैंने कहा मेरे उत्तराखंड ने ये मेरे को सिखाया है, मैंने क्या कि मैंने कहा एक उत्तराखंड की ही मेरे को एक टैक्सी वाले भैया थे, तो वो बताते हैं दिल्ली वालों के वहाँ पे भी है और कार्बन डाइऑक्साइड ड्यू टू व्हीकल्स एंड सिगरेट स्मोकिंग तो आम बात हो गई आजकल, उससे लंग्स में पैचेस आ जाते हैं, ब्लैक पैचेस आएंगे लंग्स में, वो ब्लैक पैचेस को परमानेंट साफ करना है, ये ताजी गिरी बर्फ है, क्योंकि बर्फ़ की तासीर गर्म होती है, तो ताजी गिरी बर्फ़ खाने से उसके पानी से चाय बनाने से, और ये ग्लेशियर के पानी जो अब उत्तराखंड में तो ग्लेशियर नहीं रहे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में ग्लेशियर हैं, लाइक रोहतांग पास एंड अटल टनल के आसपास, एंड सेकंड ग्लेशियर्स हैं लद्दाख, जो 5-10 हज़ार से जमी हुई, सॉरी उत्तराखंड में ग्लेशियर है
बद्रीनाथ, केदारनाथ से ऊपर गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब और 5 नाम मैंने ले दिए। और एक जगह और है जोशीमठ से ऊपर जहाँ भी प्रॉब्लम चल रही है। एंड यहाँ पर 5-10 हज़ार से साल से ग्लेशियर जमे हैं। तो ये वहाँ के जो लोकल मैगी वाले और चाय वाले हैं वो उन्हीं ग्लेशियरों का जो पानी आ रहा होता है जो गल गल के उसी पानी से अपना वो करते हैं। Therefore, ये जब मैंने कहानी मेरे ड्राइवर को सुनाई जो कि कारगिल से था, लिविंग इन ले, उसने कहा तभी भैया यहाँ पर सांस की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम कहता आपको तो जरूर होगी क्योंकि हम तो कहते हम तो पैदा ही नहीं हुए हैं। तो सांस की प्रॉब्लम, कैंसर, हार्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है पूरे ले लेता है। और उस कहता अब मेरे को समझ में आया क्यों नहीं है, क्योंकि हम ताज़ी हवा एंड यही बर्फ़ का पानी जो आ रहा होता है यही टूटियों में आ रहा होता है। तो हम इसी में नहा रहे हैं और इसी में खाना बना रहे हैं, इसी में चाय बना रहे हैं, इसी में मैगी बना रहे हैं, सब कुछ इसी में कर रहे हैं। इसीलिए हमारे शरीर भगवान ने इतना मजबूत कर ये है, ये सच कहानी है। तो वो हार्ट की बात हुई तो ये कहते हैं हमारे यहाँ पे एक ही हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल के अंदर हार्ट, कैंसर, किडनी या लंग्स इनके इलाज थोड़ी होते हैं। गिर गए तो चोट लग गई, बुखार आ गया तो चले गए, खांसी जुकाम हो गया तो चले गए। ये है हॉस्पिटल लेगा, ये ट्रीटमेंट करता है। मतलब रेयर ऑफ द रेयर केस है कि 10,000 में से एक को हो गया कैंसर या 10,000 में, क्योंकि वहाँ पे स्किन कैंसर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बिकॉज अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ सन सबसे क्लोज है। तो अगर अल्ट्रा वायलेट की SPF 50 एंड अबव नहीं लगाई कानों पर, नोज पर, फेस पर, तो भाई नोज, कान जो हम एरिया छोड़ देते हैं या नेक, हाथों पे ग्लव्स पहन लिए तो ठीक है, नहीं पहने तो जो स्किन हमारी डिस्पोज हो रही है वो 1 घंटे से 2 घंटे के अंदर ही हम गाड़ी में जा रहे हैं या कहीं वो स्किन कैंसर कर रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। Narayana Health is headquartered in Bangalore and operates a network of hospitals across the country with particularly strong presence in southern state. तो साउथ में इनका ज़्यादा strong presence है in state of Karnataka and Eastern India as well as, लेकिन नॉर्थ में इनका अभी emerging presence है in north, west and central India. तो मतलब अभी भी कई लोगों को नहीं पता होता है कि इस नाम का भी एक हॉस्पिटल है नॉर्थ इंडिया में। जबकि अगर जैसे प्रेजेंस देखें इन टर्म्स ऑफ फुटप्रिंट्स तो ये दिल्ली NCR में 4 हॉस्पिटल्स, नॉर्थ रीजन में इंक्लूडिंग जम्मू 4 हॉस्पिटल्स दिखा रहा है। एंड टोटल नारायण हिंदुस्तान के नाम पे 4 हॉस्पिटल है नॉर्थ रीजन में, सिर्फ 4। अच्छा, और पूरे इंडिया में कितने हैं? पूरे इंडिया में ओन्ड एंड ऑपरेटेड हॉस्पिटल्स ये 19। मतलब ऐसे ये इन्होंने दिखा रहे थे कि 44 हेल्थ केयर फैसिलिटीज है जिसमें से 19 ऑपरेटेड हॉस्पिटल्स हैं, 2 मैनेज हॉस्पिटल्स हैं, 4 हार्ट सेंटर्स हैं, 18 प्राइमरी हार्ट फैसिलिटीज एंड एक हॉस्पिटल है केमैन आइलैंड्स में। अच्छा, जो मतलब कैरिबियन आइलैंड के पास होते हैं। वो तो मेरे को पता है। आप इस केमैन के बारे में कुछ और बोलना चाहती हो या मैं बताऊं? नहीं, मतलब मुझे केमैन के बारे में और कुछ नहीं पता ऐसा नहीं। ओके, ऑन रिकॉर्ड मैं कैमरा में बता रहा हूँ, इंडिया के अंदर 2010-11 ऑनवर्ड्स एक टाइम पे मनी लॉन्ड्रिंग या हवाला का पैसा आने का अमेरिका या यूरोप का 2010 से पहले बेस्ट रूट था सिंगापुर से ज़्यादा नाम फेमस था मॉरिशियस का। मॉरिशियस नंबर 1, नंबर 2 हांगकॉन्ग, नंबर 3 या 4 पे दुबई। सिंस 2010 से और आज दिन तक नंबर 1 इज केमैन आइलैंड्स। कि मतलब एक अमेरिकी को मान लो मेरे फूफा जी अमेरिका रहते हैं,
तो अगर उनको अपना 2 नंबर का पैसा हिंदुस्तान भेजना है, कुछ भी काम करेंगे, मान लो यहाँ पे 50 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदनी है, 2 नंबर में प्रॉपर्टी जो जिससे खरीद रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैं तो 30 करोड़ तो मैं कैश लूँगा, 20 करोड़ मैं चेक से लूँगा, तो 20 करोड़ का चेक तो दे देंगे, लेकिन 30 करोड़ का कैश कहाँ से लाएंगे? वो तो अमेरिका रह रहे हैं और हिंदुस्तानी शायद 50 करोड़ की वो प्रॉपर्टी मान लो जो भी एक्स्ट्रा ले रहा है वो नहीं खरीद सकता। वो 30 करोड़ का जो कैश है वो केमैन आइलैंड से ही रूट होकर आएगा। तो जो मैं और सलाह मैम करते थे FIU की मनी लॉन्ड्रिंग का काम, उसके अंदर हमें जो क्लाइंट की पेमेंट PR में आ रही है वो ये देख रही है वो पेमेंट अपने इंडिया के बैंक से दे रहा है या वो उसका सोर्स केमैन आइलैंड, मॉरिशस या सिंगापुर के रूट से कहीं से पैसा आ रहा है। तो केमैन आइलैंड इंडिया के लिए नंबर 1 दुश्मन है। 1 नंबर और 2 नंबर हर तरीके के सारे नंबर हो गए जितने गलत काम होते हैं वो केमैन आइलैंड के थ्रू होते हैं। तो अब आपने कहा ना एक हॉस्पिटल केमैन आइलैंड में है, इट मीन्स देयर इज अ कनेक्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। पर अगर हम इसकी मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करें तो बहुत क्लीन। वैसे साउथ इंडियंस आर नॉर्मली क्लीन, ये भी एक पॉइंट है। 2 नंबर उन्हें पता ही नहीं है, बट क्या होता है कि हॉस्पिटल का बिजनेस जैसे मेदांता है, मेदांता गुड़गांव, आई एम टॉकिंग अबाउट मेदांता गुड़गांव की आज क्या नेटवर्क है मुझे नहीं पता, बट मेदांता गुड़गांव जब बना था जमीन फ्री दी थी नरेश तिरहान को हर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने, और ऊपर 400 करोड़ का हॉस्पिटल बनाया था, बिल्डिंग है मशीन। मेदांता करो भाई नहीं, तो उसके अंदर वहाँ की गवर्नमेंट ने फ्री दी, लेकिन मिनिस्टर और कुछ हवाला ऑपरेटर्स का पैसा लगा है। तो नरेश तिरहान ने जो अपना पैसा कहाँ रख रखा है, उसने कितना लगा रखा है वो मुझे नहीं पता, बट ये कंफर्म दे रहा हूँ कि वहाँ पे कुछ मिनिस्टर्स हरियाणा गवर्नमेंट के हेल्थ मिनिस्टर एंड उस टाइम जो भी CM थे जिसने उसे जमीन थी मुझे नहीं पता, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी बस ये पता है, एंड जो हवाला ऑपरेटर्स हैं उनका जॉइंट पैसा इसमें लगा हुआ है, और जो जॉइंट पैसा वहाँ पे घूमता है, और 1 नंबर का 2 नंबर, 2 नंबर का 1 नंबर आराम से होता है। ये डीमोनेटाइजेशन के अंदर बहुत कुछ हुआ है। तो ये फुटप्रिंट्स है इन इंडिया। मेरा इससे मतलब पता है क्या हुआ? उससे मतलब ये हुआ कि बिना पैसे को 1 का 2 और 2 का 1 करे हॉस्पिटल नहीं चल सकते। क्यों नहीं चल सकते उसका भी मैं रीज़न ऑन रिकॉर्ड अभी बता रहा हूँ। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड फोर्टिस का CFO था, इसीलिए मैं ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ। ऑथेंटिक वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पर जितने भी सप्लायर हैं, मतलब पेशेंट पहले तो पैसा आएगा कहाँ से और जाएगा कहाँ? हॉस्पिटल बिजनेस में, हॉस्पिटल बिजनेस में पैसा आएगा पेशेंट से, तो पेशेंट या तो कैश देगा, चेक देगा, DD देगा, क्रेडिट कार्ड देगा, और 5वीं चीज हेल्थ इंश्योरेंस से पैसा आएगा। 5 चीज़ों के अलावा 6वीं जगह से पैसा नहीं आ सकता आप। और पीछे मैं फोर्टिस कई बार जाना पड़ा, तो फोर्टिस के अंदर लिखा हुआ है कि 2 लाख से ऊपर हम कैश लेंगे ही नहीं। अब किसी के पास कहाँ से आएगा भाई? मानो मेरी इंश्योरेंस नहीं है और कैश है घर पे, तो कैश से आप नहीं कर सकते, आपको क्रेडिट कार्ड या चेक या DD बनवा के देना पड़ेगा, DD चल जाएगा। वो कहते हैं हमारे पास तो सारा पैसा आया अकाउंटेड, मतलब रिकॉर्ड में चढ़ा हुआ, ठीक है, लेकिन जितने मेरे सप्लायर हैं, कौन सप्लायर हो सकता है? दवाई वाला, ऑक्सीजन वाला, बेडशीट, बेड चद्दर मेंटेनेंस, मशीनों की मेंटेनेंस से लेकर डॉक्टर, उनको पेमेंटें करनी है। डॉक्टर कहता है कि मैं काम कर रहा हूँ लेकिन मैं 10 रुपये चेक से लूँगा, वरना मेरा तो इनकम टैक्स बन जाएगा, मैं 90 रुपये कैश लूँगा। यही उसका ऑक्सीजन सप्लायर वाला कह रहा है, यही उसका कैंटीन वाला कह रहा है। तो भाई अब वो मतलब पूरा हॉस्पिटल में, और
से गार्डन की सफाई, पेंट, माली, सबको ही कैश देना है। अब कैश कहाँ से? कैश मतलब अनअकाउंटेड मनी। तो माय फ्रेंड जिसको मैं लास्ट मिला था जब वो CFO था 13-14 if I remember, या 12-13 I remember, कितनी पुरानी बात कर रहा हूँ, 10 साल पहले। तो वो कहता है कि मेरे को हर महीने 60 करोड़ रुपए कैश जनरेट करना पड़ता है फोर्टिस के एक हॉस्पिटल से। 60 करोड़ का कैश शालीमार का, तब तो चलता नहीं है देने के लिए, अपने सप्लायर्स को पेमेंट करने के लिए, डॉक्टरों को पेमेंट करने के लिए, नर्सों को पेमेंट करने के लिए। नर्स भी कह रही है हम नहीं लेंगे जी चेक से, वहाँ के वार्ड बॉयज भी कह रहे थे हम नहीं लेंगे, भाई काम तो कराना ही पड़ेगा। उन्होंने तो यूनियन बना ली, हम तो लेंगे जी चेक, हमें तो कैश दो। क्योंकि मान लो कोई नर्सों की पेमेंट मान लो 30,000 रुपये तो लगेगा ना, इनकम टैक्स स्लैब में आ गए और फंस गए, मतलब इनको कहते हमको इनकम टैक्स देनी। इन वजहों से इनको कैश जनरेट करना पड़ता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग या हवाला ट्रेडिंग या ये हॉस्पिटल ना करे वो चल ही नहीं। देयरफॉर जब आपने पर जो बोलते हैं 2 लाख से ऊपर का हम कैश नहीं लेंगे, ठीक है, तो वो कैश ही ले लें अगर सीधा। भाई वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूल बना रखा है ना कि हॉस्पिटल 2 लाख से ऊपर कैश नहीं लेते, कि वहाँ तो पता है ना सारी ही अनअकाउंटेड मनी आती जा रही है। मतलब अब तो क्या हुआ ना, हॉस्पिटल ही नहीं, हॉस्पिटल के जो क्लाइंट्स हैं मतलब पेशेंट्स, वो भी कैश की ट्रांजेक्शन करने में घुस गए। ये नियम आया था डीमोनेटाइजेशन के बाद। तो डीमोनेटाइजेशन के बाद एक रात एडमिट हो गए, एडमिट हुए नहीं और हर तरीके के गंदे मंदे टेस्ट दिखा दिए, MRI भी करा दी और 2-2 लाख 3-3 लाख 5-5 लाख का कैश का पेमेंटें ले ली, हॉस्पिटल ने भी ले ली कि हाँ भाई हमारे, और 10% काट कर 20% काट कर हॉस्पिटल के बल्ले बल्ले ना। वो कहते हैं ना क्या कहते हैं वो शेर है ना, ईंट लगी ना फटकरी, रणवीर या समथिंग लाइक रणवीर चोखा आया। तो अपनी जेब से कुछ खर्चा नहीं करा, कोई एक्सपेंडिचर नहीं, एंड यू आर गेटिंग 20% रेवेन्यू, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन में तो दुनिया के पास कैश है। तो दुनिया आ गई एक्सप्लॉइट करने कि जो हमारे टेस्टों के बिल बना दो, किसी ने 1 लाख का बनाया, किसी ने 1 करोड़ का बनाया और किसी ने 10 करोड़ का भी बनाया होगा। तो जब बिल बने तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आके कोई भाई इतना कैश आना चाहिए। देयरफॉर अगर केमैन आइलैंड, ये सारी कहानी हुई है कि अगर केमैन आइलैंड का नाम लिया है मैडम ने कि नॉर्थ इंडिया में हॉस्पिटल नहीं है, सारे साउथ इंडिया में है, लेकिन एक ब्रांच केमैन आइलैंड में है जो कि वर्ल्ड में सबसे बदनाम कंट्री है आज की डेट में हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग करने की। तो अगर वहाँ हॉस्पिटल है तो मतलब कनेक्शंस बुरे भी हैं। तो ये मैं एक रेड फ्लैग, गंदे वाला रेड फ्लैग निकाल के दे रहा हूँ। एक तो था रेड फ्लैग, ठीक है अभी इस पे रिसर्च कर लेंगे, बट मैं आपको अप्रूव्ड रेड फ्लैग कि ये यहाँ पे गड़बड़ है, बट उससे हमारे शेयर के रेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट्स ये है ऑपरेशनल थिंग जो हमें करनी ही पड़ेगी। बट फॉर अस, फॉर हम लोगों के अंडरस्टैंडिंग कि देयर ये होता है रेड फ्लैग। मुझे पता है, मैंने आज सबको बता दिया, नॉलेज इसीलिए मैं शेयर कर रहा हूँ सो दैट रेड फ्लैग ढूंढते कैसे, भाई आपको पता ही नहीं होगा रेड फ्लैग ढूंढोगे कैसे। हाँ, क्योंकि मतलब हमने इस चीज को उस तरीके से नहीं देखा कि हाँ केमैन में एक हॉस्पिटल है तो वहाँ से ये हो सकता है मनी लॉन्ड्रिंग और ये सब, या कैश का ट्रांजैक्शन। और मेजर हॉस्पिटल्स यही कर्नाटका रीजन में इन बेंगलुरु, मैसूर, बेल्लारी एंड शिमोगा। यहाँ पे 6 हॉस्पिटल्स एंड 4 हार्ट सेंटर्स। तो अगर हम रेवेन्यू का मतलब क्लस्टर वाइज या जोग्राफिकल बात करें कहाँ से कितना आ रहा है, तो 26% रेवेन्यू कोलकाता से आ रहा है और 36% रेवेन्यू बैंगलोर से। तो मतलब मेजर पोर्शन ऑफ रेवेन्यू कोलकाता एंड बैंगलोर।
और नॉर्थ से सिर्फ 17% रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। इसमें चेन्नई में नहीं है कोई हॉस्पिटल, चेन्नई एंड हैदराबाद इसकी कोई ब्रांच। मैं फिर एक और बहुत बड़ा रेड फ्लैग दिखाता हूँ। नहीं, जस्ट फॉर नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन सबकी रेड फ्लैग्स, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग के रेड फ्लैग्स। इंडिया में जो सबसे बड़े गढ़ है ना, गढ़ मतलब मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला, जो भी आप टेररिस्ट एक्टिविटीज एंड गांजा चरस, इन सब का पैसा और टेररिस्टों को फंडिंग और दाऊद इब्राहिम वगैरह का पैसा आना जाना। आईसिस शायद नाम सुना हो, आपने तो सुना ही होगा आईसिस का नाम, इस्लामिक स्टेट, लेकिन बच्चों ने नहीं सुना होगा। आईसिस आज की डेट में अल-कायदा से भी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने इराक, सीरिया, इन सबको बर्बाद कर रखा है। और वो आईसिस है जो सबसे पहले तो खुद मोहम्मदन होकर मोहम्मदन पॉपुलेशन पे ही अटैक करते हैं। और उनकी काफिर और जिहाद की डेफिनेशन तो दुनिया में सबसे अलग है। जितने यूएस के ये जो है एजेंट्स एंड न्यूज़ चैनल के एंकर्स की सबसे ज़्यादा गर्दन जिसने काटी है वो आईसिस ग्रुप है, ठीक है। तो इन लोगों का जो सबसे ज़्यादा ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वर्ल्ड की, टेररिस्ट की और बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं और हवाला वगैरह सब, तो वही उसका इंडिया में नंबर 1 गढ़ इज कोलकाता। अब कोलकाता से आपने क्या बोला, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू वाला है, कनेक्शन सोचो। नंबर 2 चेन्नई, नंबर 3 हैदराबाद एंड बेंगलोर, नंबर 4 जयपुर एंड जोधपुर। नॉर्थ इंडिया में जयपुर, जोधपुर, ईस्ट और सेंट्रल इंडिया मतलब फिर महाराष्ट्र। तो सेंट्रल और ईस्ट को, वेस्ट को संभाल रहा है महाराष्ट्र, ईस्ट इंडिया को संभाल रहा है कोलकाता, और नीचे संभाल रहा है मतलब साउथ इंडिया में हैदराबाद एंड बेंगलोर एंड चेन्नई। ये मतलब अगर मैं स्टोरी सुनाने लग जाऊँ तो इतनी लंबी हो जाएगी, जो मुझे पता है ऑथेंटिकेटेड स्टोरीज। इंटरेस्टिंग तो है ही ऑब्वियसली ये स्टोरीज तो, बट एक करेक्शन बताता हूँ। आज से कोविड से पहले की बात है, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड हो जाएगी, बच्चों को पता चलेगी। सलम हमको तो ये कहानी पूरी पता है, क्योंकि हमने इस मनी लॉन्ड्रिंग पे काम किया था, एक क्लाइंट को बचाया था। बाकी लोगों को नहीं पता होगी, पता नहीं वो वीडियो देखेंगे भी नहीं देखेंगे। एक पैकेट चला, पैकेट मतलब हम अपनी भाषा में पैकेज भी बोलते हैं, कि एक कंसाइनमेंट चला किसी कंट्री से, पाकिस्तान से रूट होते हुए वो आया कश्मीर। असाइनमेंट मतलब हुआ पैसा आया पाकिस्तान के रूट से जम्मू कश्मीर बैंक में, कश्मीर ब्रांच, वहाँ से वो पैसा गया हैदराबाद ब्रांच और जम्मू कश्मीर। करीब मेरे को जो उसके अंदर पता चला था 400 करोड़ रुपए, 400 करोड़ में हैदराबाद पहुंचा। बीच में जो जो कट थे वो कट होते गए, मतलब जो जिनकी कमीशनें थी वो कमीशन हो जाएगी। उसके बाद ये 2 साल पहले की घटना है, वहाँ से एक सुसाइड बॉम्बर हैदराबाद से चला, मतलब बंदा अकेला, वो गया कोलंबो श्रीलंका, और वहाँ पे एक चर्च में जाकर अपने आप को ब्लास्ट कर लिया, जिसमें 450 के आसपास क्रिश्चियंस की डेथ हुई। तो इस रूट में देखो, जम्मू कश्मीर, कश्मीर का बैंक, कश्मीर से हैदराबाद, हैदराबाद से कनेक्शन हुआ कोलंबो। इसमें मनी बैंक के थ्रू रूट हुई है, मतलब हौसले इतने बुलंद हैं कि मनी बैंक से चली है। उस वक्त जब ये ट्रेल खुली, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट थी, अगर कांग्रेस गवर्नमेंट होती तो ये ट्रेल नहीं खुलती। मतलब मैं एक ऑफिस में बैठा हूँ, मुझे पता है पूरा किस्सा। आप लोग क्योंकि इसमें इंटरेस्ट नहीं रखते और आपका काम नहीं है इसमें इंटरेस्ट, इससे पता नहीं है। अगर मोदी गवर्नमेंट नहीं होती तो 2 या 2.5 साल पहले की बात है, इस जम्मू कश्मीर बैंक का शेयर भाग गया था 70 रुपीज़ तक, 25 से 70 पहुँचा, 30
2 से 75 पहुंचा था और ये न्यूज़ आते ही उसके जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन को अरेस्ट किया। विद इन अ डे वो शेयर 20 रुपीज़ पहुँच गया था। आज भी शायद 22 पहुँचा, तो घूमता है। तो मेरा कैसे इन्वॉल्वमेंट हुआ, एंड जो इंडिया की सबसे बड़ी वन ऑफ एंकर, न्यूज़ एंकर जो इंडिया के मेजरली अगेंस्ट बोलती है, उसका नाम है बरखा दत्त। शायद नाम सुना नहीं सुना, तो मैं बोल रहा हूँ बरखा दत्त। बरखा दत्त इंडिया के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा न्यूज़ देती है और मोदी गवर्नमेंट को तो भर भर के गालियाँ देती है। उसको न्यूज़ पे एंकरिंग करने से बैन करा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, क्योंकि वो नेगेटिव पर्सनैलिटी है। सो बरखा दत्त इज द वाइफ ऑफ जम्मू कश्मीर बैंक का चेयरमैन। अब ये नॉलेज इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो मनी लॉन्ड्रिंग या गलत चीज़ों को या रेड फ्लैग्स को हम पकड़ेंगे कैसे? इसीलिए मैंने ऑन रिकॉर्ड आज ये सारी बात बताई, आपकी प्रेजेंटेशन बीच में रोक कर, सो दैट पता हो फ्यूचर में, मतलब जितनी मेरी नॉलेज है मैं ये सबको दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद अब आप में से किसका इंटरेस्ट जाग जाए और वो मेरे को कोई नई इन्फॉर्मेशन निकालिए, तो देयरफॉर आई एम शेयरिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन। तो मेरे क्लाइंट हैं टेकचंद चावला, तो इन सबको तो पता ही है अगर कोई कैमरा देखेगा। तो टेकचंद चावला जी ने 34 रुपीज़ की एवरेज पे 50 लाख रुपए के शेयर लिए थे। उनके लड़के ने ये रहता है नीचे में 50 लाख के जम्मू कश्मीर बैंक लिए थे। तो व्हाट हैपेंड वाज, मेरे को ये इन्फॉर्मेशन लगी कुछ हाथ में कि बस जम्मू कश्मीर बैंक का चेयरमैन अरेस्ट होने वाला है, कोलंबो के अटैक के पीछे जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन का हाथ है। मेरे को ये रिपोर्ट कहीं से मिली, वो मैं कैमरा पे शेयर नहीं कर सकता, रिपोर्ट कहाँ से मिली ऑफ द कैमरा बता दूंगा। तो ये रिपोर्ट मेरे को कहीं से मिली। तो क्लाइंट मेरे से क्या पूछता है, अरे शेयर का रेट पहुँच गया 75, मैं तो बेच देना भाई, क्या हो गया, 2019 की बात है शायद, क्यों नहीं बेच रहा? तो नहीं, आप अपने मुझे सोर्स ऑफ अपनी रिसर्च बताओ। अब यहाँ पर क्या होता है, मेरी सोर्स ऑफ रिसर्च है हिमांशी, सच में जिसने मेरे को ये रिपोर्ट दी वो हिमांशी है, मतलब हिमांशी के लेवल का आदमी है, या सरला मैम के लेवल का आदमी है, जतिन के लेवल का आदमी है, ठीक है। लेवल मतलब उनकी पर्सनैलिटी, उसकी काम करना इस हिमांशी का जो काम कर रहे हैं, तो फिर तो उसको भरोसा होगा ही नहीं। एंड मैं अपनी रिसर्च तेरे को क्यों, तो भाई तूने पैसे दिए रिसर्च कराने के, मेरे को मैं तो तेरी हेल्प करने आ रहा हूँ एंड यू आर आस्किंग मी क्वेश्चन। मैंने फिर क्या किया, उसको नहीं, उसके फादर को, जो लड़का था मोहित चावला है, उनके फादर टेकचंद चावला जी को मैंने कुछ जम्मू कश्मीर बैंक के अगेंस्ट रिपोर्ट्स भेजी। तब तक चेयरमैन अरेस्ट नहीं हुआ था, शेयर थोड़ा सा टूटना शुरू हुआ, अभी तक कुछ लीक नहीं हुआ है इंडिया के डोमेन पे, मेरे पास आ गई खबर, इंडिया में कहीं खबर नहीं फैली अभी तक। शेयर जिस दिन मेरे को पता चला, अगले दिन 75 का आया 60, मैंने अंकल भेज दो, तब उसके उनके लड़के ने क्रॉस क्वेश्चनिंग करने से शुरू कर दी। फिर सेकंड डे अंकल का फोन आया, निखिल जी ये तो 50 रुपये लगे। मैंने कहा जी बेच दो, कुछ बेच दो। अच्छा ठीक है मैं सोचता हूँ। मैंने उनको कुछ फोटोज भेज दी, कुछ न्यूज़ रिपोर्ट, मैं लेकिन अपनी रिसर्च नहीं शेयर करना चाहता था क्लाइंट से। भाई तू कौन होता है, यू हैव पेड मी ब्रोकरेज जस्ट टू यूज माई सिस्टम, लेकिन मैं अपनी रिसर्च थोड़ी शेयर करूँगा। ठीक है जी, हिमांशी 3rd या 4th डे उन्होंने डिसाइड किया लेट्स सेल ऑफ। मैं अपने बेटे की नहीं सुन रहा, बेटा इज HEC पेरिस से MBA, फाइनेंस का MBA में नंबर 1 यूनिवर्सिटीज HEC पेरिस, उससे पहले IIT रुड़की, देन HEC पेरिस, देन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, स्टैनफोर्ड इज अगेन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, वहाँ से 2nd MBA, then he worked in Goldman Sachs, Morgan Stanley type of companies, ठीक है, उस रेंज का लड़का है। So I said कि you do your research, मैं अपनी रिसर्च शेयर नहीं कर रहा। तो वो अलावा था अपने फादर से कि आप नहीं बेचोगे।
थर्ड या फोर्थ डे पूरे 50 लाख के शेयर एक साथ मेरे यहाँ पे बिके 35 या 36 रुपीज़ की एवरेज में। ये कह सकते हैं कि बाय सेल करने का ब्रोकरेज और गवर्नमेंट की फीस ही निकली होगी, बस वो बॉर्डर में बच गए। जिस दिन बेचे शाम को या नेक्स्ट डे खबर आ गई चेयरमैन ऑफ जम्मू कश्मीर बैंक अरेस्टेड। क्यों वो पूछ नहीं पाया। 21, 22 और उन्होंने कहा, फिर मेरे को बुलाया अपने ऑफिस, बताइए मतलब इधर उधर की बातें हुई 2-3 घंटे। वो 2-3 घंटे बातों में दे वांट कि ये इंफॉर्मेशन हमें मिले कि हुआ क्या। तो मैंने लड़के को नहीं उनके फादर को बोला कि जी देखो आपके बेटे ने एक फॉरेन कंट्री में पढ़ाई करी। मतलब मैं तो फिरंगी बोलता हूँ, तो इतने अदब से बात नहीं करता कि किसी को पत्थर मारना होगा ना, कि मेरी बात क्यों नहीं मान रहे थे। तो मैंने कहा कि उन्होंने ना फिरंगी देशों में पढ़ाई करी है, फिरंगी कंपनियों में पढ़ाई करी है। वो लोग हमारी गवर्नमेंट को, पॉलिटिकल सिस्टम को और ब्लैक मार्केट को समझ ही नहीं सकते। जबकि ब्लैक मार्केट और मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला जैसी चीज़ें ये लेमैन ब्रदर, गोल्डमैन सैच और जेपी मॉर्गन टाइप कंपनियां बाप हैं, गॉड है बट बाप। तो दे आर द वन हु इन्वेंटेड दीज थिंग्स। तो ये उन कंपनियों में काम करे हुए लोग हैं, लेकिन मुझे पता है क्योंकि ये लंदन अमेरिका पढ़ के इनको वो 2 नंबर की मार्केट इतनी स्ट्रांग हो सकती है वो सोच ही नहीं सकते ना, देख वो इमेजिन नहीं कर सकते। वो एक अलग बनावटी दुनिया में रहते हैं। मैंने कहा कि वो बनावटी दुनिया में रह रहा है, उनको समझाइए कि इंडिया का जो सिस्टम है ना, पॉलिटिकल सिस्टम से लेकर ये हवाले हुले ट्रेडिंग के सिस्टम, ये सबसे पहले समझने पड़ते हैं। उसके बाद आप कंपनी के रिसर्च रिपोर्ट खोलते हो। तो जब आज अगर एक कंपनी को, मुकेश अंबानी को लग रहा है कि ये अदानी मेरे से आने वाले मेरे को क्रॉस तो कर गया है, लेकिन अदानी जैसे आज मैं हूँ जो कि पूरा सिस्टम और पूरा फाइनेंस मिनिस्ट्री और मोदी को चला रहा हूँ, मोदी बैठे या सोनिया गांधी बैठे या कोई भी चूड़ा चमार भी आके बैठे, उसको मुझे ही चलाना है और मेरे बाद मेरे बच्चों को और उसके बाद उनके बच्चों को, उसके बाद उनके बच्चों को। तो मैं 1000 साल मेरा परिवार ही हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को चलाएगा, ठीक है। सो वहाँ पर अगर उसे खतरा दिखेगा अदानी या XYZ एनीवन, तो वो उसको मरवाए या उसकी कंपनी को बर्बाद कर दे, वो करना ही पड़ेगा। तो अभी अदानी नंबर 1 बन गए इंडिया में, लेकिन इट डजंट मीन, क्योंकि उसे बैलेंस शीट समझ में आ रही है ना कि मेरे से ऊपर हो गया, मतलब मुकेश अंबानी इज 13 लाख करोड़ एंड अदानी इज 18 लाख करोड़। लेकिन 18 लाख करोड़ में उसे पता है कि 12 लाख करोड़ का बैंकों का लोन बचेगा ही नहीं। तो जब तक मोदी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, अदानी सर्वाइव कर देगा। नेक्स्ट गवर्नमेंट आते ही अदानी खत्म हो जाएगा, जस्ट लाइक वीडियोकॉन एंड जेपी एंड सहारा। बहुत बात अभी उसने अपने रिसेंट इंटरव्यू में बोला कि लोन भी हमें मिल रहे हैं क्योंकि हमारी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है, और वो इसलिए अच्छी है क्योंकि हम टाइम पे पे करते हैं अपने लोन। ये शेट्टी अडानी टाइम पे कर रहे, बिल्कुल डूबेगा कुछ नहीं जब तक उनको नेगेटिव न्यूज़ नहीं, मतलब नेक्स्ट गवर्नमेंट ही मारेगी ना। ये गवर्नमेंट को तो वो पैसे दे रहा है। मैं भी टाउनशिप देख कर आया हूँ अहमदाबाद में अराउंड जुलाई में। सो इस गवर्नमेंट को तो पैसा दे रहा है। सो जब नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी, जिसको ये चिढ़ होगी कि इसने मेरे को, मैं 10 साल में 15 साल में मोदी सत्ता में और हम सत्ता में नहीं रहे और हम नहीं कमा पाए बिकॉज ऑफ दिस मैन और दिस ग्रुप ऑफ मैन, उनकी तो फिर पूरा परिवार खत्म कर देगा। दिस इज हाउ द पॉलिटिकल सिस्टम मूव्स। यूएस गवर्नमेंट के नॉर्मली लोगों को नहीं पता होता, बट यूएस गवर्नमेंट के इलेक्शन की सिंस 1912 जो फंडिंग है, 1912 की बात कर रहा हूँ, वो लॉस वेगास के कसिनो करते हैं 50% की फंडिंग। These are the stories.
होनी चाहिए, इसीलिए देयरफॉर आई एम शेयरिंग ऑल दीज स्टोरीज। चलो आगे बढ़ते हैं नारायण हिमदुल्ला के साथ। तो अगर हम मेजर मतलब इस चार्ट में कंपनी के बारे में देखें, तो मेजरली जो रीजन वाइज इन्होंने बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ पर हमारे हॉस्पिटल्स हैं। जैसे बैंगलोर में इन्होंने 3 जगह बताई हुई है, NICS, MSNC और HSR। जैसे अगर नॉर्दर्न की हमने जगह सुनी हुई है तो गुरुग्राम, न्यू दिल्ली और जयपुर में हमारे हॉस्पिटल्स हैं, मतलब इनके हॉस्पिटल्स हैं। वेस्टर्न में मुंबई और अहमदाबाद, साउथ में जैसे मैंने बताया था शिमोगा एंड मैसूर, कोलकाता में NSC, NSH एंड ये RTIICS, मतलब इन्होंने और ईस्टर्न में जमशेदपुर, गुवाहाटी एंड रायपुर, कौन से रीजन में कहाँ कहाँ हमारे हॉस्पिटल्स हैं। उसके बाद बताया हुआ है परसेंटेज ऑफ हॉस्पिटल ऑपरेटिंग रेवेन्यू, यानी कि मतलब जो टोटल रेवेन्यू है उसका कितना परसेंटेज कहाँ से आ रहा है। वो भी जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि बैंगलोर से सबसे ज़्यादा, उसके बाद बैंगलोर से 37%, उसके बाद 27% कोलकाता से, और नॉर्दर्न से सिर्फ 14% है। ईस्टर्न से जमशेदपुर, गुवाहाटी, रायपुर वाली जगह से सिर्फ 10%, और वेस्टर्न में सिर्फ 6%। तो मेजर दो जगह पे इनका मेजर प्रेजेंस है, बैंगलोर एंड कोलकाता। उसके बाद अगर हम ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो बैंगलोर में 40% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ है, जो कि मतलब बहुत अच्छी है। और सदर्न में अगेन 13% रेवेन्यू ग्रोथ, और नदर्न में अभी 11% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ आया है इनका। परसेंटेज ऑफ हॉस्पिटल ऑपरेशनल बेड्स, मतलब कि कितने बेड्स हैं, परसेंटेज ऑफ बेड्स, टोटल बेड्स का भी परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। कि अगेन वही चीज़ है कि बैंगलोर में 27% है, कोलकाता में 26%, जबकि नदर्न में सिर्फ 16% है और ईस्टर्न में 14%। और अगर हम लास्ट एबिटा मार्जिन देखें तो सबसे ज़्यादा एबिटा मार्जिन दिखा रहे हैं ईस्टर्न में, जो कि है 40.4%, जो मतलब बहुत अच्छा है एबिटा। और उसके बाद बैंगलोर से 34.7% एबिटा मार्जिन है, एंड सदर्न पेरिफेरल से 25.4% एबिटा मार्जिन, एंड नॉर्दर्न से 12.2% एबिटा मार्जिन। तो सर एक बार हम इसका मतलब थोड़ा सा और ऑपरेशनल थिंग डिस्कस कर लेते हैं कि हॉस्पिटल में जैसे सबसे ज़्यादा खर्चा क्या हो, किस चीज़ पे होगा। कि हम सबसे पहले तो जो जगह हमें चाहिए, लैंड, तो हॉस्पिटल्स का जैसे हम एनालिसिस करते हैं तो हम ये देखते हैं कि 3-4 तरह के एक्सपेंशन हो सकते हैं, मतलब 3-4 तरह से ये लैंड ले सकते हैं। एक हो गया ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन, जिसमें आप बिल्कुल न्यू जगह पे जाके अपना हॉस्पिटल लगा रहे हो, तो क्योंकि उसमें बहुत खर्चा आता है। और स्टार्टिंग में अगर आपने इस तरह का किया है तो मतलब आप लॉसेस में ही चलोगे। किसी नई जगह पे आपने लैंड लेके हॉस्पिटल खड़ा किया है, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है और वो अच्छा ब्रेक इवन आने में टाइम लग जाएगा। उसके बाद ग्रीन फील्ड इन द सेम एरिया, यानी कि अगर जैसे गंगाराम दिल्ली में है तो एक और वहीं खोल दिया, वो भी उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होता है बिजनेस, चाहे ब्रांड है ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड। इसके बाद आता है ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन, कि आपका जैसे गंगाराम एक हॉस्पिटल है, उसी में आप अपने बेड्स इंक्रीज कर रहे हो, उसी में आप अपनी कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हो।
कि हाँ यहीं पे इतना काम हो रहा था, अब और ज़्यादा इधर ही एक्सपेंशन कर लो। तो ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन अगर कोई कंपनी कर रही है तो मतलब वो अगले 2-3 सालों में बहुत अच्छा रेवेन्यू और एबिटा दिखा सकती है। लेकिन अगर कोई ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन कर रहा है तो हम वो थोड़ा सा मतलब उसको टाइम लगेगा एग्जैक्टली जैसे आपने बोला ब्रेक इवन में आने में। अब अगर हम इसकी बात करते हैं नारायण विद्यालय की, तो इसका एक बिजनेस मॉडल है काम करने का कि ये क्या करता है कि ऑलरेडी अगर किसी ने ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन करके एक हॉस्पिटल लगा रखा है तो उस हॉस्पिटल को मतलब वो लॉसेस में चल रहा है, तो वो क्या करता है, वो बोलता है नारायण क्या करता है कि ये हॉस्पिटल तुम हमें रेंट पे दे दो और हम तुम्हें मतलब जैसे जो भी तुम्हारी EMIs तुम भर रहे हो हमसे तुम बस रेंट लेते रहो, लेकिन प्रॉफिट और लॉस हमारा, मतलब प्रॉफिट हो या लॉस हो वो हमारा। तो वो हमने जब देखा था कि कितने ऑपरेशनल, एक होता है ओन्ड और एक होता है ऑपरेटेड हॉस्पिटल, ओन्ड/ऑपरेटेड, तो उसमें ये चीज़ है कि दे आर नॉट ओनिंग द हॉस्पिटल्स बट दे आर ऑपरेटिंग इट, प्रॉफिट और लॉस हम देख रहे हैं और सिर्फ रेंट दे रहे हैं। तो ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन से बचने का ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी इस हॉस्पिटल ने अपनाई। दूसरा खर्चा अगर हम बात करें कि आप डॉक्टर्स रखोगे, सबसे बड़ा खर्चा जो हॉस्पिटल का अपार्ट फ्रॉम छोटे मोटे जो इक्विपमेंट्स हैं जैसे हम बात कर रहे थे बेडशीट या ऑक्सीजन सप्लाई और वो सब मशीन्स की, तो दूसरा खर्चा है डॉक्टर्स का। अब डॉक्टर्स जनरली हम क्या देखते हैं कि अपोलो या और कोई अच्छा हॉस्पिटल मैक्स ये स्ट्रैटेजी फॉलो करता है कि हम डॉक्टर्स को रखेंगे एज अ फ्रीलांस टाइप की, मतलब जब हमारे पास पेशेंट होगा तो आप आके मतलब आप एक डॉक्टर एक टाइम पे कई जगह पे ऑन कमीशन बेसिस मतलब डील कर रहा है कि हमारे पास पेशेंट आया, आप आओ आगे सर्जरी करो और अपना कमीशन ले लो और हमें अपना मतलब हॉस्पिटल को अपना कमीशन मिल गया कुछ परसेंटेज के हिसाब से जो डीलिंग होती है। ये क्या आपको क्या पता ये कैसे होता है? क्या चीज़? डॉक्टर की कमीशन कैसे बनती है? मतलब ये बहुत डिटेल में नहीं पता है, बस इतना पता है कि डॉक्टर्स के टाइप्स होते हैं, जैसे अपने क्लिनिक्स में भी वो ऐसे लगाते हैं ना कि हम ऐसा हॉस्पिटल में बैठते हैं। तो हाँ शायद हमने लास्ट टाइम बात करी थी इस बारे में, अभी याद एक बार ही हमने भी हाँ जी डिस्कस किया था इस चीज़ पे, आपने बताया था कि मैं इसको ऑन कैमरा के लिए ना थोड़ा डिटेल में बताया हूँ कि जैसे मेरे सामने डॉक्टर की डिस्कशन हुई थी CFO, तो वो था डेंटिस्ट। तो डेंटिस्ट की डिस्कशन कैसे हुई कि वो हुई फोर्टिस वसंत कुंज के रूम में। तो मैं और रोहित वहीं बैठे थे क्योंकि वो रोहित का फ्रेंड है जो CFO था। सो मतलब रोहित का फ्रेंड है, 2 साल MBA साथ एक ही हॉस्टल रूम में रह के करिए स्टडी बडीज। सो हमारी टीम को तो सब नीरज एंड सरला मैम को तो नाम पता है इसीलिए मैं नाम ले लेता हूँ। तो ही श्रीकांत मानदानिया फ्रॉम इंदौर, तो वो नारसी मुंजी में रोहित का फ्रेंड था, तो ही वॉज CA एंड नारसी मुंजी से MBA। सीधा ही उसकी लगा जूनियर समथिंग इन फोर्टिस, फिर उसको मिला शाले, सबसे बड़ा असाइनमेंट मिला शाले बाग वाला फोर्टिस का ही CFO, फिर बना वो ऑल दिल्ली NCR का CFO। तो मैं मिला था जहाँ डॉक्टर से डील हुई थी वसंत कुंज फोर्टिस में। तो डेंटिस्ट था वसंत कुंज का ही, तो आए, उन्होंने कहा ये मेरे भाई जैसे हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? डॉक्टर से पूछा, श्रीकांत ने बात कर रहे हैं, तो मैंने मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। हम दोनों मैं रोहित की शक्ल देख रहे जब डिस्कशन शुरू हुई कि इतनी गंदी डिस्कशन हमारे सामने हो रही थी, बट हमने बहुत सीखा। तो वो डिस्कशन में उन्होंने बताया कि आपके क्लिनिक पे जितने पेशेंट आएंगे उसका रेवेन्यू शेयरिंग तो उन्होंने बनाया हुआ था 70-30 कि 70% पैसा हॉस्पिटल का, या 60-40 सॉरी 60% पैसा हॉस्पिटल का, 40% पैसा डॉक्टर का। तो डॉक्टर को इस ही एग्रीमेंट पे फिर अंदर लेकर आएंगे और एग्रीमेंट साइन होगा। उसके क्लिनिक पे जितने पेशेंट आ रहे हैं, मानो फीस दे रहे हैं 1000 रुपये, और वहीं पर वो सर्जरी कर रहा है तो उसके मन दांत लगा रहा है, सर्जरी कर रहा है या दांत उखाड़ रहा है 10,000, 20,000, 50,000 जैसे, तो वो सारी सर्जरी का वो प्रॉपर
रिकॉर्ड देगा हॉस्पिटल को और उसमें से कमीशन शेयरिंग होगी 60-40, और जितनी सर्जरी वो कर रहा है पेशेंट खींच के हॉस्पिटल में ला रहा है तो उसका 60 हॉस्पिटल। तो डॉक्टर ने कहा, तो हमने पूछा कि यार ये अपने क्लिनिक का क्यों शेयर कर रहा है? तो उसने कहा निखिल, जब अपने बोर्ड पे लिखेगा ना इन हाउस डॉक्टर ऑफ फोर्टिस वसंत कुंज, तो ही तो पेशेंट एंटर होगा ना उसके क्लिनिक पे, कि छोटा मोटा नहीं है। हम भी पूछ लेते थे फोर्टिस शर्मा गए यहाँ धक्के खाने, डॉक्टर साहब आप बता देना प्राइवेटली कहाँ बैठते हो, वहाँ पे ना 5-10 मिनट में नंबर आ जाएगा और फटाफट लिखा और भाग लो। और शाम को अपने ऑफिस के बाद तो एक डॉक्टर ने एक बार कहा था कि जैसे औरतें निकलती हैं ना सब्जियां खरीदने शाम को, ऐसे ही शाम को जो पेशेंट आते हैं उनको मैं वही ट्रीट करता हूँ कि सब्जी ले लेते थे, डॉक्टर को भी दिखा लो। डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल होते हैं। सो हॉस्पिटल का जो नंबर 1 खर्चा है ना वो डॉक्टर के साथ कमीशन शेयरिंग ही है। उसके बाद इनकी जो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट पे हम तो बात करते हैं कॉमर्स में। सो वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट के अंदर इनकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो सबसे मोटी डॉक्टर वाली ही है। वेरिएबल तो हो गया, ठीक है, बेडशीट होगी, दवाइयाँ जो आ रही हैं वो तो पेशेंट ने देनी है, या जो हमने मशीन खरीदी MRI की, CT की, एक्सरे की वगैरह वगैरह, चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी का न्यू मशीन खरीदनी है, दवाइयाँ और ग्लूकोज और पाइपें, ये सब तो कंज्यूमेबल है। इनकी तो डबल बिलिंग पहले ही हो रही है। बताइए, तो मैंने 10 लोगों के साथ रहकर हॉस्पिटल में रहकर देख लिया कि एक बोतल चढ़ाएंगे तो 2 लगाएंगे, आपके पास 5 बोतल आके रखी गई, जबकि शायद 50 मेरी बोतल है, लेकिन 5 बोतल आके रखी गई, आपको 2 ही चढ़ी, 3 वापस गई, आपको क्रेडिट मिला नहीं मिला, आप डिस्चार्ज करो ना, जाओ, हमारा मेडी इंश्योरेंस से फ्री हो रहा है, काम देना। तो मेरे को अभी मैं मेरे पापा के साथ जब फोर्टिस शालीमार में रहा तो बगल वाला पेशेंट पहली बार मुझे, क्योंकि हमें जॉइंट रूम मिला, हमेशा सिंगल रूम लेते थे, तो सिंगल रूम नहीं दिया, तो वो बहुत ज़्यादा वो थे दिमाग खाने वाले, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं खपती, दिमाग खाने वाले थे। हिमांशी, उन्होंने बताया कि वो लड़ने लग गए एक सिस्टर से, यार सिस्टर ने क्या किया है, वो कह रहे रात को एक सिस्टर आई थी, पहले तो 5 पत्ते देने थे, 5 के तो दिए 3, और उन 3 में से कब रात को 2 या 3 बजे की एक पेशेंट की इमरजेंसी है, मैं पत्ता ले जाऊँ, तो वो 3 पत्ते ले गई, वो अब तक वापस नहीं आना। तो अच्छा, वही नर्स बाई चांस मेरे पास आई 11 बजे, क्योंकि वो पहले ही बगल वाले पेशेंट से बहुत सारी बातें सुन चुकी थी, गाली बज गई, तो मेरे को बोली गई थी, मेरे को ना पेशेंट के बहुत अर्जेंट आपके फादर की दवाइयों में से सिर्फ एक गोली चाहिए, तो प्लीज़ मेरे को टैबलेट दे दीजिए। एंड अच्छा, उसको वो भी शायद मेरे से इसलिए मांग लिया कि मैं जग रहा हूँ, नहीं तो आती दराज जो खड़ी खोलती निकाल के जाती। हाँ, तो मतलब हर जगह सिस्टर्स की क्या ईमानदारी रह गई पेशेंट की तरफ। अगर ये तो मैंने अपनी आंखों में देखा कि दवाइयाँ वगैरह सब छोड़ दी, मतलब ला भी कम रहे हैं, रिवर्स करने में भी गड़बड़ कर रहे हैं और चोरी भी कर रहे हैं। तो उनको कुछ पर्सनली क्या थोड़ा बहुत ही बेनिफिट होता होगा? जी, उनको पर्सनली कोई बेनिफिट है कि नहीं है वो नहीं पता, वो जाके उस दवाई के पत्तों को किसी दुकान पे बेच देती हैं, वो मुझे नहीं पता। बट हॉस्पिटल, अब हर सिस्टर अगर अपना ईमान गिरा चुकी है तो इसका मतलब है कि पीछे, जैसे मेरे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं, ये एम्प्लॉयज़ हैं या आप हो, मैं इतना, जब हम लोग कहते हैं ना, मैं अपनी लोकल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, नंगापन अगर है तो इसका मतलब मैनेजमेंट ने ही शेयर दे रखी है, मैनेजमेंट ने ही गाइडेंस दे रखी कि ऐसा करना है, नहीं तो 1-2 उसको कहते हैं ना 100 में से 1 मिल जाएगा, 1000 में से 1 मिल जाएगा, बट अगर पता लगेगा कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में ही ये काम चल रहा है तो उसका मतलब ऊपर से चल रहा है। अब हम इसको अब बंद करें, शट डाउन करें। सर वैसे मुझे फिर भी ये पूछना था इसमें। ओके, एक बार मैं रिकॉर्डिंग क्लोज करता हूँ फिर। हाँ।